हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एस्केप पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। इस बुक में जीएस का 1 लाख क्वेश्चन दिया गया है जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को कवर करेंगे और ये इसमें 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जो आपके परीक्षा के पॉइंट से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन को। सविनय अवज्ञा आंदोलन को देखते हैं। किस कांग्रेस शस्त्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा था। महात्मा गांधी ने वायसराय को 31 दिसंबर 1930 को एक पत्र लिखकर 11 सूत्री मांग प्रस्तुत किया, जिसे न मानने पर क्या शुरू करने का चेतावनी दी थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? तो डांडी मार्च से है और इरविन के प्रत्युत्तर में गांधी जी के द्वारा कहा गया है। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? तो 78 समर्थकों के साथ साबरमती से दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था? तो 12 मार्च 1930 को। गांधी जी ने किस वर्ष साबरमती आश्रम अहमदाबाद छोड़ा और स्वराज प्राप्ति के बाद ही लौटने का व्रत लिया था? तो 12 मार्च 1930 को। 1930 में महात्मा गांधी ने 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो दांडी से किए थे। दांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ की थी? तो साबरमती अहमदाबाद से। दांडी मार्च क्यों शुरू किया गया था? तो नमक कानून तोड़ने के लिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दांडी मार्च के बाद। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन। दांडी कहाँ पर स्थित है? तो नवसारी गुजरात में है। किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी? तो गुजरात से 31 था, महाराष्ट्र से 13 और उत्तर प्रदेश से 8 था। नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो 241 मील की। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ से आरंभ की थी? तो अंत तक लड़ो। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम को देखते हैं। इसमें नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं नमक बनाना था, सरकारी सेवाओं, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार, महिलाओं के द्वारा शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना, समस्त विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, कर अदायगी पर रोक और ब्रिटिश सरकार के आदेशों की संपूर्ण अवज्ञा था। किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो नमक सत्याग्रह में। किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने लिया था। दांडी महात्मा गांधी के नेतृत्व में दांडी नमक मार्च का गंतव्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो गांधी की दांडी यात्रा से संबंधित है, 5 अप्रैल 1930 को।
भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि मानी जाती है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की। गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किस तिथि को किया था तो 6 अप्रैल 1930 को। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था तो अब्बास तैयब जी ने लिए थे। ब्रिटिश नमक एकाधिपत्य के चौहरे अभिशापों को महात्मा गांधी ने किस रूप में उल्लेखित किया था तो यह एक सरल मूल्यवान ग्रामीण उद्योग से लोगों को वंचित करती है। प्रकृति ने जो संपदा बहुआयात में दी है उसका अनियंत्रित विनाश है। इसे खुद नष्ट करने का अर्थ है अधिक राष्ट्रीय व्यय, भूखे लोगों से 1000% से भी अधिक वसूल करना। ऐसा कभी नहीं सुना गया। गांधी जी की दांडी यात्रा नेपोलियन की एल्बा से पेरिस की ओर किए गए अभियान के समान थी। यह कथन किसका है तो सुभाष चंद्र बोस का है। गांधी जी ने किस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था, वह कौन था तो वेब मिलर था। किस अमेरिकी पत्रकार ने 1930 में महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह के साथ रखकर विवरण दिया था तो वेब मिलर ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ के नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था तो धरसना में। धरसना नमक धरने का किस यूनाइटेड प्रेस के संवाददाता ने वृहत विवरण प्रदान किया था तो वेब मिलर ने। किस अमेरिकी पत्रकार ने लिखा है कि धर्षणा जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है तो वेब मिलर ने लिखा है। महात्मा गांधी धर्षणा नमक गोदान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे तो यरवदा जेल में थे। आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। जिसे नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी कौन थे तो मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के.एम. मुंशी थे। किसने अप्रैल 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था तो सी राजगोपालाचारी ने। उड़ीसा में सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था तो हरिहर दास के नेतृत्व में हुआ था। उत्तराखंड से दांडी मार्च में किसने हिस्सा लिया था तो ज्योतिराम कांडपाल तथा खड़ग बहादुर सिंह ने लिए थे। तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो सी राजगोपालाचारी ने किए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से कौन संबंधित था तो सी राजगोपालाचारी, अब्बास तैयब जी तथा सरोजिनी नायडू। मालाबार में काली तट से पोयानूर तक की नमक यात्रा किसने की थी तो के कल्पन ने किया था। किस राज्य में विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह की मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरों की स्थापना की गई थी तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। ओडिशा में किस गांधीवादी नेता ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था तो गोपाल बंधु चौधरी ने। बादशाह खान एवं सीमांत गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान के ने पठानों की पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का नाम क्या था तो खुदाई खिदमतगार था। 1929 में बनाए थे।
लाल कुर्ती दल क्यों संगठित किया गया था? तो अंग्रेजों को निकालने के लिए। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो लाल कुर्ती रेड शर्ट था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था? तो अब्दुल गफ्फार खान था। फर्क ए अफगान की उपाधि किसे मिली थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। खुदाई खिदमतगारों को आम लोग किस नाम से जानते थे? तो लाल कुर्ती वाले के नाम से जानते थे। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किसका आह्वान किया था? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किए थे। गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से कब इनकार कर दिया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। रानी गोंडेलन्यू उत्तर प्रदेश से एक स्वतंत्रता सेनानी थी। वो किस राज्य से संबंधित थी? तो मणिपुर से थी। नागालैंड की किस रानी ने गांधी जी के आह्वान पर विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी? तो रानी गोंडेलन्यू को। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध विद्रोह किसका हिस्सा था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व दिया था? तो रचनात्मक कार्यक्रम को। गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया था? तो 1934 में। भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा किस राष्ट्रीय आंदोलन को समर्थन दिया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अब देखते हैं गांधी इरविन समझौते को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यरवदा जेल में बंद गांधी जी को कब रिहा किया गया था? तो 26 जनवरी 1931 ईस्वी को। किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? तो हर्बर्ट इमर्सन ने। गांधी इरविन समझौते कब हस्ताक्षर हुए थे? तो 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के मध्य समझौता कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो दिल्ली में। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौते के प्रमुख शर्त क्या थे? देखते हैं। तो नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति देना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना, सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने की उत्तरदायिता दिखाएगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेश को वापस लेना, केवल उन्हीं कैदियों की रिहा जिन पर हिंसा अभियोग नहीं था। गांधी इरविन समझौता मुख्यतः क्यों हुआ था? तो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। गांधी इरविन समझौते में किसने मध्यस्थ की भूमिका अदा की थी? तो तेज बहादुर सप्रू एवं M.R. जयकर ने। किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? तो सरोजिनी नायडू ने। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था?
किसने कहा था? तो एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। अब देखते हैं कांग्रेस का कराची अधिवेशन को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। किसने गांधी इरविन समझौता प्रस्ताव को कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1931 में प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव का प्रारूप तैयार किया जो 1931 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। 1931 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित हुआ था? तो कराची कांग्रेस में 1931 ईस्वी में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में किस प्रतिनिधि डेलीगेट ने गांधी इरविन समझौता का विरोध नहीं किया था? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने। अब देखते हैं गोलमेज सम्मेलन को। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? तो 1930 ईस्वी में। किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो रेमेज मैकडोनाल्ड ने किया था। कब हुआ था? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केटी पाल ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में सही है तो यह 1930 में आयोजित हुआ था। इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी। इसका आयोजन लंदन में हुआ था। इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग नहीं किया था। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना अंतर्निहित था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आयोजित का केंद्र क्या था? तो सेंट जेम्स पैलेस था। किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ने प्रथम बार भाग लिया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बम्बई से लंदन जिस पानी के जहाज से गए थे उसका क्या नाम था? तो एस राजपूताना था। महात्मा गांधी अब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ पर ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे। किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, प्यारेलाल नैयर ने लिए थे। कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद ने। बकिंघम पैलेस में 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में सही तथ्य हैं। तो 19 नवंबर 1931 को महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई। बकिंघम पैलेस में सर
सैमुअल होरे ने गांधी का परिचय सम्राट से करवाया। सम्राट ने उनसे पूछा, गांधी महोदय, आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? तो गांधी जी ने उत्तर दिया, मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया, बल्कि ब्रिटिश ताज के प्रतिनिधि के रूप में किया। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? तो लंदन से। किसने कहा था, महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहे थे 14 अगस्त 1931 को बम्बई में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से वापस लौटने के बाद गांधी जी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था? तो 3 जनवरी 1932 को। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1932 में। 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को। उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधित्व थे, कौन थे? तो मोहम्मद इकबाल थे। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो B.R. अम्बेडकर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो प्रथम और तृतीय में। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठक का प्रायः प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 स्तरों में संपन्न हुई थी। गोलमेज एवं पूना पैक्ट के संदर्भ में सत्य कथन है। तब प्रथम गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल को रखा। पूना पैक्ट में स्थानीय निकायों तथा सिविल सेवाओं में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए विशेष उपबंध रखे गए थे। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अब देखते हैं सांप्रदायिक पंचाट और पूना पैक्ट को। किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने। सांप्रदायिक पंचाट का जनक कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 ईस्वी में कम्युनल अवार्ड की घोषणा में किसे पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था? तो दलित वर्ग को। अगस्त 1932 ईस्वी के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था, तो अछूतों के लिए। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं सीटें आवंटित नहीं किए थे? तो बौद्धों को। सांप्रदायिक पंचाट के संबंध में सही तथ्य हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की। इसके तहत प्रत्येक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थी, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों से होता था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार दलितों के उत्थान हेतु सर्वाधिक क्या आवश्यक है? तो दलितों के लिए राजनीतिक शक्ति है। किसने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार के द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि इनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? तो डॉक्टर B.S. मुंजे ने कहा था।
महात्मा गांधी ने अपना पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? तो कम्युनिवल अवार्ड के समय 20 सितंबर 1932 को। 1932 ईस्वी के सामुदायिक अधिनिर्णय ने स्पष्ट भारत का वर्गीकरण राजनीतिक समुदायों में किया था। उस समुदाय का नाम बताइए जिसे इस अस्वीकार्य वर्गीकरण से हटाने हेतु महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो परिगणित जातियां यानी दलित जातियां। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानता क्यों किया था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था। वह क्या कहलाता है? तो पूना समझौता कहलाता है। 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात किसे संपादित किया गया था? तो पूना समझौता को। पूना पैक्ट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? तो मदन मोहन मालवीय था। पूना पैक्ट पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो B.R. अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय तथा C. राजगोपालाचारी ने। किसने ऐतिहासिक 1932 ईस्वी के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो M.K. गांधी ने। 1932 ईस्वी के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का। पूना समझौते का उद्देश्य क्या था? तो दलित वर्ग को प्रतिनिधित्व देना था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो क्रमशः 71 और 147 सीटें। ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग जो कालांतर में हरिजन सेवा संघ के रूप में जाना गया का गठन कब हुआ था? तो 30 सितंबर 1932 को। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिरला थे। ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो J.D. बिरला थे। गांधी जी ने 7 नवंबर 1933 को हरिजन यात्रा कहाँ से प्रारंभ किए थे? तो वर्धा से किए थे। दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था? तो गांधी जी ने। कौन समाचार पत्र 1932 ईस्वी में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया था? तो नवजीवन। अब देखते हैं पूना पैक्ट को। तो गांधी जी पृथक निर्वाचन के विरोध में आमरण अनशन पर चले गए और गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक संधि पर समझौता किया गया जिसे पूना पैक्ट के रूप में जाना जाता है। पूना पैक्ट के अनुसार दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन की औपचारिक संरचना को समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। केंद्रीय विधानमंडल में कुल सीटों का 18% दलित वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान किया गया और मदन मोहन मालवीय और M.C. राजा ने इसकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूना पैक्ट में कम्युनल अवार्ड के उद्देश्य को धाराशाही कर दिया गया। अब देखते हैं प्रमुख दलित संगठन एवं उनके संस्थापक को। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो M.C. राजा थे। 1926 में किए थे।
ऑल इंडिया अनटचबिलिटी लीग यानी हरिजन सेवक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे, 1932 में किए थे। दलित वर्गों का संघ के संस्थापक जगजीवन राम थे, 1935 में इसकी स्थापना किए थे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संस्थापक BR अम्बेडकर थे, 1942 में किए थे। अब देखते हैं प्रमुख राजनीतिक घटनाएं एवं उनकी तिथियां। प्रमुख घटनाएं और वर्ष देखते हैं हम। दांडी मार्च तो 12 मार्च 1930 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को। कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 26 से 31 मार्च 1931 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को। सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड की घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुआ था। गांधी जी का पहला आमरण अनशन कब हुआ था? तो 20 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन तो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।